हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल। हम अभी जो श्रृंखला चला रहे हैं अपनी सल्तनत कालीन इतिहास की, उसमें हम गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ चुके थे पिछले अपने लेक्चर में। अब हम अपना अध्याय आगे बढ़ा रहे हैं और उसका जो पुत्र है, जो उलुग खां था, जिसका नाम अभी मोहम्मद बिन तुगलक है, वो गद्दी पे बैठा है और इसने 1325 से लेकर 1356 तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और जिस तरह से ये मानचित्र आपको दिख रहा होगा, जो भारत का मैप है इस समय सल्तनत का, इस समय ये जितना भी आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है, पोर्शन शेडेड एरिया है, जितना जितना क्षेत्र है, ये सारा का सारा मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन है। और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे विस्तृत क्षेत्र है इस समय। और जैसे हमने देखा था, गयासुद्दीन तुगलक के समय में बंगाल और लखनौती पे भी अधिकार हो गया है और देवगिरी अधीन पहले ही आ गया था, अभी तेलंगाना को भी उसने अपने अधीन कर लिया था। तो इस तरह से जो उत्तरी जो भाग है, जो हम देखेंगे अभी जब इसके उत्तरी अभियान होंगे हिमाचल के, कांगड़ा के, तो उत्तरी भाग भी इसके अधीन आ जाएगा। लेकिन केवल एक राज्य जो नागौर का, जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है, राजपूती एरिया, ये केवल सल्तनत के अधीन नहीं आता, बल्कि बाकी जितना भी क्षेत्र है वो भारत का, वो सल्तनत के अधीन आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही सल्तनत का जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत है, सबसे ज़्यादा बड़ा है। और जब इसका शासन का अंत होगा, उस समय तक ये क्षेत्र फिर से विघटन की ओर चला जाएगा और ये क्षेत्र फिर से वापस अलाउद्दीन खिलजी के समय में जितना क्षेत्र था, यानी कि जो इसका दक्षिण का जो भाग है, जो दक्कन का भाग है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। और यहाँ पे दो बड़े साम्राज्य स्थापित होंगे। पश्चिम में यहाँ पे होगा बहमनी और पूरब की तरफ यहाँ पे होगा विजयनगर एम्पायर। तो हम देखते हैं किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन है वो किस तरह से आगे बढ़ता है। इसका प्रारंभिक जीवन यदि हम देखें तो इसका मूल नाम, जैसे मैंने आपको बताया था, मलिक फ़खरुद्दीन जौना खां है। तो जौना खां जो है ये इसका मूल नाम है। और खुसरो शाह का जब शासन था, जब हमने देखा था कि किस तरह से खिलजी वंश का अंत हो रहा है, और खुसरो शाह जब शासन करने आता है, तो उस समय खुसरो शाह इसको आमीर आखुर के पद पे नियुक्त करता है, यानी कि घोड़ों का जो अश्वशाला है उनका अधिकारी यहाँ पे नियुक्त करता है। और जब गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, जिसको हमने बताया था पिछले आपको लेक्चर में कि किस तरह से एक लकड़ी का पंडाल मंडप जो है वो गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके ऊपर विवाद है कि उसको मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि उसके बेटे ने ऐसा आयोजन किया था कि वो गिर जाए और वो उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर वो एक दुर्घटना थी। इसके ऊपर समकालीन इतिहासकारों में भी मतभेद है, जैसे कि इब्न बतूता और इसामी इसको ये बताते हैं कि ये मोहम्मद बिन तुगलक की साजिश थी, जबकि जो बर्नी है वो ये बताता है कि ये एक दुर्घटना थी। तो इस तरह से जब उसकी मृत्यु हो जाती है गियासुद्दीन तुगलक की, तो उसका 40 दिन का शोक मनाया जाता है। और उसके बाद ये बलबन का जो लाल महल है दिल्ली में, वहाँ पे इसका राज्यारोहण होता है मोहम्मद बिन तुगलक का। और ये जो इसका नाम है जौना खां, और इसकी उपाधि जो इसको दी थी गियासुद्दीन तुगलक ने उलुग खां की, इसके बाद ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन रूढ़ होता है। और ये दिल्ली का सबसे योग्य सुल्तान है और सबसे ज़्यादा कला प्रेमी है, सबसे ज़्यादा शिक्षित है, क्योंकि इसको बहुत सारी विषयों के ऊपर ज्ञान है, गणित, खगोल शास्त्र, बहुत सारे विषयों पे इसको ज्ञान है। लेकिन इसकी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, आगे चल के हम देखेंगे, जो कि विफल हो जाती हैं। और ये बहुत ही अच्छी अच्छी दूरगामी योजनाएं बनाता है, लेकिन उसको सही से लागू नहीं कर पाता। तो ये जो सुल्तान है, ये हमारे लिए अध्ययन के लिए इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जो योजनाएं हैं ये हमसे कई बार पूछी जाती हैं, और वो योजनाएं क्यों विफल हुई ये हमसे सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बनते हैं, जो मैं भी आगे चल के आपके साथ जिसकी चर्चा करूंगा। तो इससे पहले हम देख लेते हैं, इसको हम अध्ययन कर रहे हैं जो इस मोहम्मद बिन तुगलक का, इसके स्रोत क्या हैं। सबसे पहला और प्रमुख जो स्रोत है वो है ज़ियाउद्दीन बर्नी की लिखी हुई तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही इसने फ़िरोज़ शाह तुगलक को समर्पित की है, लेकिन इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और अलाउद्दीन के बाज़ार नियंत्रण के बारे में हमें बहुत जानकारी मिलती है। इसके बाद फुतूह सलातीन है, जो कि इसामी ने लिखी है। इसामी इसी के समकालीन है, और जब ये अपनी राजधानी परिवर्तित करता है, दौलताबाद ले जाता है दिल्ली से, उस समय इसामी के दादा भी उसके साथ जाते हैं, और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसामी जो है ये इसकी बहुत ज़्यादा बुराई भी करता है, क्योंकि इसको व्यक्तिगत रूप से काफ़ी हानि हुई थी। और इसने जो किताब लिखी है फुतूह सलातीन,
ये हमको काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमको अध्ययन करने के लिए। आगे चल के बहमनी जो साम्राज्य बनेगा उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है फुतूह सलातीन। इसके अलावा जो तीसरी किताब है वो है किताबुल रहला। ये इब्न बतूता ने लिखी है, और इब्न बतूता जो है ये, हम आपको बता दें, मोरक्को का एक यात्री है जो भारत में आता है, अपनी यात्रा का वृतांत वापस जाने के बाद, मोरक्को जाने के बाद भारत से, ये अपनी पुस्तक में लिखता है, किताबुल रहला। तो इसमें भी इसने काफ़ी चर्चाएं की हैं और बहुत ही निष्पक्ष रूप से इसकी व्याख्या की है मोहम्मद बिन तुगलक की। अब हम देखें मोहम्मद बिन तुगलक की राजनीति और राजत्व के बारे में इसकी क्या विचारधारा थी। तो इसने इसने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए उसकी वजह से उलेमाओं के हितों के साथ साथ कुलीन अमीरों के भी हित जो है वो अनुकूल नहीं थे। तो इसके जो सिद्धांत हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण हैं, और ये प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने उत्तर और दक्षिण के बीच राजनीतिक और बौद्धिक परिधि तोड़ने का जो इच्छुक था। बौद्धिक परिधि और राजनीतिक परिधि को इस तरह से इसने तोड़ा कि जब हम देखेंगे आगे चल के किस तरह से अपनी राजधानी को परिवर्तित करता है, और जो इसकी पूरी एक योजना है वो किस तरह से विफल तो हो जाती है, लेकिन फिर भी ये किसी तरह से जो उत्तर और दक्षिण के बीच में जो परिधि बनी हुई है, जो अभी तक के सुल्तान जिसको पारना नहीं चाहते थे, जैसे हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो ग्रहण मोक्षा अनुग्रह की नीति अपना रहा है, और किस तरह से वो आगे नहीं जाना चाहता दक्षिण में और उसका विलय नहीं करना चाहता है। लेकिन ये जो सुल्तान है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, ये इन सारी परिधियों को तोड़ देता है, और ये उत्तर से दक्षिण को एक तरह से सांस्कृतिक रूप से जोड़ने की चेष्टा करता है, और जाति और जन्म के आधार पे ये भेदभाव नहीं करता, और ये योग्यता के बल पे नियुक्ति करता है। हम देखते हैं आगे चल के कैसे किस तरह से हिंदुओं को भी और जैनों को भी अपने ऊंचे ऊंचे पद पे नियुक्त करेगा। तो जैन और हिंदुओं को भी इसने ऊंचे पद पर नियुक्त किया है। और राजनीतिक विचारों का जो मूलाधार इसका है वो है सार्वभौमिक बौद्धिवाद, बुद्धिवाद, मतलब ये बुद्धि को श्रेष्ठता दे रहा है। अब इसकी जो 5 प्रसिद्ध योजनाएं हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया और बहुत ही प्रसिद्ध भी हुआ, और जिसकी वजह से हमको इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी भी है। और ये इसी क्रम में मैंने लिखी हैं। इस क्रम में ये कभी कभी क्रम भी पूछे जाते हैं आपसे परीक्षा में कि किस क्रम में इसकी योजनाएं जो थीं ये विफल हुई और किस क्रम में इसने उसको लागू करने की कोशिश की। तो पहली इसकी योजना थी देवगिरी को राजधानी बनाना। मतलब देवगिरी जो है, जैसे आप देखें यहाँ पे ये दिल्ली है, और दिल्ली से यहाँ महाराष्ट्र की तरफ यहाँ पे ये देवगिरी है। तो ये देवगिरी करीब 700 मील दूर है दिल्ली से, और ये 700 मील दूर अपनी राजधानी को परिवर्तित करता है 1327 में। इसके बाद इसकी दूसरी जो योजना है वो सांकेतिक मुद्रा जारी करना, यानी कि टोकन करेंसी। इसके बाद तीसरा है खुरासान का अभियान। अब हम बताएंगे आपको खुरासान कहाँ पे है, ईरान में। उसके बाद कराचिल का अभियान है जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद सबसे आखिरी में है दोआब में कर वृद्धि, जो कि 1335 में इसने लागू करी। तो इसमें से जो हम देखें तो 3 जो हैं वो प्रशासनिक इसकी योजनाएं थी, जैसे देवगिरी को राजधानी बनाना और सांकेतिक मुद्रा जारी करना और दोआब में कर वृद्धि। लेकिन ये इसकी जो ये 2 थी ये सैन्य योजनाएं हैं जो कि विफल हो जाती हैं किस तरह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे दिल्ली से देवगिरी ये अपनी जो राजधानी है परिवर्तित करता है, और दिल्ली से देवगिरी, यानी इसको जो देवगिरी का अर्थ है देवों की गिरी, यानी कि देवों की पहाड़ियाँ, और इसका नाम परिवर्तित करके किस तरह से ये दौलताबाद रख देता है। तो यदि हम इसके कारणों पे आएँ कि इसने क्यों राजधानी परिवर्तित करी है, उसको क्यों करनी पड़ी, तो हम देखते हैं जो अहम कारण है वो है कि ये दक्षिण में, जैसे आप देखें कि किस तरह से इसका जो राज्य है वो किस तरह से दक्षिण तक विस्तृत हो गया है। अभी तक के सुल्तानों में हमने देखा था कि जो विंध्याचल है, ये जो श्रृंखला है, ये एक सीमा थी उत्तर और दक्षिण को जो कि अलग करती थी। लेकिन इसका क्योंकि राज्य दक्षिण तक, अब हम देख रहे हैं यहाँ देवगिरी और ये पूरा का पूरा जो इलाका है जाजनगर से लेके और राजमुंदरी और जितना भी वारंगल का जितना क्षेत्र है वो इसके अधीन आ गया है। तो जो देवगिरी है, ये जो क्षेत्र है, ये इसको चाहता है कि यहाँ पे एक प्रभावशाली नियंत्रण पैदा हो सके दक्षिण में, यानी कि दक्कन में, यहाँ पे इस क्षेत्र में एक प्रभावशाली नियंत्रण चाहता था, क्योंकि दिल्ली की आप देखें तो बहुत ज़्यादा दूरी है। तो इस तरह से प्रभावशाली नियंत्रण चाहता है, और इसलिए ये इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। लेकिन अगर हम बर्नी की बात करें जो कि समकालीन इतिहासकार है, तो वो हमको ऐसा बताता है कि ये जो साम्राज्य है इसके केंद्र में देवगिरी था। हालांकि उसकी जो भौगोलिक जितनी भी ज्ञान है उसको अगर हम देखें तो बहुत ही सही हमें नहीं प्रतीत होता, क्योंकि देवगिरी किसी भी तरह से हमको इस साम्राज्य के मध्य में नहीं दिखता है। तो यहाँ पे बर्नी का जो मानना है ये गलत साबित होता है एक तरह से, जो हमारे आधुनिक इतिहासकार हैं। और आधुनिक इतिहासकार जैसे गार्डनर ब्राउन हैं और एल श्रीवास्तव साहब भी हैं, उनका ये मानना है कि इसने मंगोलों का जो निरंतर आक्रमण हो रहा था
उसकी वजह से जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनका केंद्र उत्तर भारत से खिसक कर किसी तरह दक्षिण भारत में बन गया। हम देख रहे थे कि किस तरह से मंगोल जो है वो यहाँ से आक्रमण कर रहे हैं, इस तरफ से पूरा आक्रमण कर रहे हैं मंगोल। तो क्योंकि उत्तर भारत में आक्रमण हो रहे हैं और उत्तर भारत उनके बहुत ही समीप है, तो इस तरह से जो मंगोल हैं उनके आक्रमण की वजह से जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो उत्तर भारत से खिसक कर दक्षिण भारत में चली जाती हैं। अब जब ये अपनी राजधानी परिवर्तित करता है तो ये सभी उलेमा वर्ग और नगर के जितने विशिष्ट व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, उनको देवगिरी जाने का आदेश देता है। तो इसमें काफ़ी बहुत तरह से हिंसा भी होती है और किसी को ज़बरदस्ती खींच खींच के अपने घरों से निकाला जाता है। ऐसा वृत्तांत भी हमको इसामी देता है और इसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा एक तथ्य है और यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि दौलताबाद का दूसरा जो नाम है वो देवगिरी है या देवगिरी का दूसरा नाम दौलताबाद, या किस सुल्तान ने इसका नाम दौलताबाद रख दिया। और यहीं पे बर्नी हमको कहता है कि नगर जो है, नगर यानी वो दिल्ली की बात कर रहा है, दिल्ली इतनी बुरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं दिखाई दे रहा था। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि सबको जो है खदेड़ दिया गया है दिल्ली से और सबको देवगिरी पहुंचा दिया गया है। जो नई जो राजधानी है वहाँ पे उसको बसा दिया गया है, उस राजधानी को बसाया गया है। और सुल्तान ने जनता को प्रस्थान के समय और उनके दौलताबाद पहुँचने पर बहुत सारे उपहार दिए। और प्रत्येक वर्ग, जैसे कि सैनिक वर्ग है या सैनिक हैं, विद्वान हैं या व्यापारी हैं या और भी कोई अमीर वर्ग है, उनके लिए अलग अलग आवास स्थान बनाए गए और सभी के लिए बस्ती में आवश्यकता अनुसार मस्जिदें, बाजार, शौचालय बनाकर प्रत्येक बस्ती को आत्मनिर्भर बनाया गया। अब जैसे हम देखते हैं, अब यहाँ से एक प्रश्न इसलिए बन जाता है आपसे सब्जेक्टिव में क्योंकि ये आत्मनिर्भर की बात कर रहा है। हम देख रहे हैं किस तरह से अभी जो आज की सरकारें चल रही हैं, जो जैसे मोदी सरकार आपको बात कर रही है आत्मनिर्भर बनने की, तो यहाँ से एक सब्जेक्टिव प्रश्न आपसे आयोग पूछ सकता है कि आत्मनिर्भर के ऊपर किस तरह से उसने आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करी जब उसने एक नई राजधानी बनाई। और दिल्ली से दौलताबाद के मार्ग के दोनों तरफ, मतलब जब वो दिल्ली से दौलताबाद आ रहा था, जो 700 मील का जो मार्ग है, उसके दोनों तरफ बहुत सारे वृक्ष लगाए गए और प्रत्येक 2 कोस की दूरी पर सराय भी बनाई गई। तो इसने बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराई और इसकी जो योजना थी इसको लागू करने की कोशिश करी, परंतु ये योजना किसी तरह विफल हो जाती है। और हम देखेंगे आगे चल के इसकी सारी योजनाएं विफल होती हैं क्योंकि जो योजनाएं हैं वो तो बहुत दूरगामी हैं, अच्छी योजनाएं बनाता है और काफ़ी दूरवर्ती सोचता भी है, लेकिन उसको लागू नहीं कर पाता सही से। और इसीलिए जो तमाम सुविधाएं थी उसके बावजूद दिल्ली से जो लोग आए हैं यहाँ पे दौलताबाद, वो खुश नहीं होते। वो खुश इसलिए नहीं होते क्योंकि अब आप देखिए कि दिल्ली से हम जब पढ़ रहे हैं ऐबक के समय से, उस समय से दिल्ली एक राजधानी बनी हुई है ऐबक के बाद इल्तुतमिश के समय से, तो करीब करीब 100 साल हो गए। तो इंसान वहाँ पे रहने का अभ्यस्त हो चुका है, उसकी आबो हवा से एकदम अनुकूल हो चुका है और अब वो नए जगह पे जाना ये मानव प्रवृत्ति है। मनोवैज्ञानिक इसको बोलते हैं कि मानव प्रवृत्ति है कि आदमी नए स्थान पे जाना नहीं पसंद करता है। तो अब वो नए स्थान पे सबको ज़बरदस्ती ले जा रहा है, दौलताबाद पहुंच जा रहे हैं लोग। अब वहाँ की आबो हवा अलग है, वहाँ का पर्यावरण अलग है, मौसम, जलवायु सब अलग है, तो लोग वहाँ पे जाके खुश नहीं होते। जबकि उसको बहुत सारी सुविधाएं मुहैया करा रहा है, आवास स्थान सब कुछ दे रहा है, फिर भी वहाँ पे लोग जो है वो खुश नहीं हैं। और जो इसामी है, जो समकालीन इतिहासकार जिसने फुतूह सलातीन लिखी है, इसके जो दादा हैं ये दौलताबाद जाते हुए तिलपत में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हम देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा पूर्वानुग्रह से बहुत ज़्यादा ग्रसित है इसामी। और जब ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेगा तो बहुत ही ज़्यादा कटु शब्द बोलेगा और इसकी कहीं पे भी ये तारीफ़ करते आपको नहीं दिखेगा इसामी, और ये हमेशा इसकी बुराई करते दिखेगा क्योंकि इसके दादा की भी मृत्यु हो गई है इस जो राजधानी परिवर्तन है उसमें, और इसको उत्तर से दक्षिण जो है वो आना पड़ गया है। और सूफियों ने राजधानी परिवर्तन को अपनी खानकाह जीवन में हस्तक्षेप समझा। क्यों समझा? क्योंकि अब उन्होंने अपनी खानकाहें जो हैं वो वहाँ पे स्थापित कर ली हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि सुल्तान हमको वहाँ से दौलताबाद भेजे दे रहा है और हमारे अपनी खानका जो यहाँ पे स्थापित जो हमारे यहाँ पे अनुयायी थे वो सारे के सारे अब हमसे छूट जाएंगे। और यहीं पे जो सैयद मोहम्मद गेसू दराज हैं, एक सूफ़ी संत हैं चिश्ती समुदाय के, वो ऐसा बोलते हैं कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या शेख निज़ामुद्दीन औलिया या जितने भी अन्य मकबरे थे उसमें मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई बर्बादी के कारण एक मोमबत्ती तक नहीं बची थी कि कोई वहाँ पे मोमबत्ती जलाए। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली जो है एकदम उजाड़ हो गई है और किस तरह से लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया गया है। और इसके कारण जो है बहुत गंभीर विद्रोह हुए, लेकिन इसके कुछ दूरगामी प्रभाव भी थे। पहले हम विद्रोह देख लेते हैं। विद्रोह इस तरह से हुए कि सुल्तान उसे दबाने के लिए बीदर पहुंचा तो वहाँ प्लेग की महामारी फैली हुई थी, तो सुल्तान स्वयं उसकी चपेट में आकर बीमार पड़ गया तथा दौलताबाद लौट आया। तो वापस जो है वो दौलताबाद आ जाता है और सुल्तान की जो
जितनी ये योजना है इस तरह से विफल हो जाती है क्योंकि जो उलेमा वर्ग है वो भी इसके खिलाफ हैं और जो जन समुदाय है, आम जो आदमी है, अमीर वर्ग, वो भी इसके खिलाफ है। लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव ये होते हैं कि जो उत्तर और दक्षिण के बीच में जो परिधि बनी हुई थी, जो एक राजनीतिक परिधि तो थी, साथ ही साथ जो बौद्धिक परिधि थी, जैसे हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसने उलेमा वर्ग को वहाँ से ऊपर से उत्तर भारत से दक्षिण भारत में भेज दिया और साथ में अमीर भी आए, उसके बहुत सारे सूफी संत भी आए। तो जितना भी सांस्कृतिक जो जीवन था दिल्ली का, वो अब आके दौलताबाद में बस गया है और बहुत सारे सूफी और उलेमा बाद में दौलताबाद ही रुक जाते हैं, जिसके कारण यह इस्लामी शिक्षा का केंद्र और ज्ञान का केंद्र बन जाता है दौलताबाद। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत की जो संस्कृति है इसका प्रचार दक्कन में हो जाता है और ये इसी वजह से होता है क्योंकि सुल्तान ने अपनी राजधानी को जो है वो परिवर्तित किया है, जो स्थानांतरित किया है। और हम देखते हैं आगे चल के जब हम पढ़ेंगे इस मोहम्मद बिन तुगलक का जब अंत होगा तो कालांतर में बहमनी राज्य की जो उत्थान होगा और जो विजयनगर बनेगा वो इसी आबादी के कारण संभव हुआ है। तो हम आगे चल के देखते हैं किस तरह से सांस्कृतिक मोड़ लेता है यहाँ से दिल्ली सल्तनत का इतिहास। अब इसकी जो दूसरी सबसे प्रमुख योजना थी जो विफल हो गई वो थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना। अब जिस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पीछे मैंने दो मुद्राएं दिखाई हुई हैं, ये कांसे के सिक्के हैं। कांसे के जो सिक्के हैं इस पर जो लेख लिखे हुए हैं वो फारसी में लिखे हुए हैं। तो अभी तक के जो लेख थे, जैसे लेख आपको दिख रहे होंगे, अभी तक के जो सिक्कों पे लेख थे वो अरबी में थे, लेकिन यहाँ से फारसी में लेख लिखे गए हैं। और इल्तुतमिश के बारे में हमने जब पढ़ा था कि उसने किस तरह से मुद्रा अपना योजना को किस तरह से व्यवस्थित किया, तो इल्तुतमिश के बाद अगर मुद्रा में कोई छेड़छाड़ कर रहा है भारी व्यवस्था में तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई है। और विदेशी राज्य की विजय प्राप्ति की योजना जो इसकी थी और इसकी जो असीमित उदारता थी और दानशीलता थी, इसकी वजह से जो राजकोष है वो काफ़ी खाली हो जाता है। तो एक तो पहला कारण तो ये है कि इसकी जो योजनाएं थी कि मुझे विदेशी राज्य की विजय करनी है और जो इसकी दानशीलता थी उसकी वजह से राजकोष खाली है। लेकिन अहम जो मुद्दा था वो ये था कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है, यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, कि देखिए आप किस तरह से इतिहास जो है वो किस तरह से पॉलिटिक्स के साथ जुड़ रहा है और इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमको इसको पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि हमसे जो आयोग प्रश्न करता है वो इससे मिले जुले करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस तरह से चांदी का जो अभाव हो जाता है उसके कारण चांदी का जो मूल्य है वो निरंतर बढ़ रहा था और इसी वजह से मुद्रा प्रणाली में असंतुलन की संभावना थी, जिसकी वजह से इसको सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना पड़ा, जिससे जो चांदी है, चांदी के भंडार को सुरक्षित रखा जा सके। और सुल्तान ने ऐसा कदम इसीलिए उठाया कि जो चांदी है राजकोष की, उसका जो भंडार है वो सुरक्षित रहे और उसने एक तरह से टोकन करेंसी जारी कर दी। जैसे हम आप देखते हैं कि अभी हमारे पास नोट्स चल रहे हैं, पेपर नोट्स हैं, 10 रुपये का नोट है, तो उस नोट के अंदर जो चांदी है वो 10 रुपये के बराबर तो नहीं है। तो इसी तरह से जो सांकेतिक मुद्रा अब अभी भी जो चल रहा है वो सांकेतिक मुद्रा ही है। तो इसने जो सांकेतिक मुद्रा चालू करी वो किस तरह से इसने लागू करने का प्रयास किया और कैसे विफल हो गई। तो चांदी के जो टंके थे, पहले हमने जब बात की थी तो हमने बताया था आपको इल्तुतमिश के समय में चांदी के टंके और तांबे का जित्तल जिस तरह से उसने चलाया था, तो जो चांदी के टंके थे उसके स्थान पे, अब क्योंकि चांदी की कमी है तो इसने उसके स्थान पे कांसे का सिक्का जारी किया। लेकिन इसका प्रचलन चांदी की भांति प्रतीक मुद्रा में किया गया। मतलब जितनी चांदी का सिक्के की जो वैल्यू है, जो उसका मूल्य है, उसी के बराबर इसने एक सिक्का जारी किया जो कि कांसे का था, लेकिन उसका मूल्य जो है निर्धारित किया कि वो चांदी के सिक्के के बराबर ही रहेगा। तो प्रतीक मुद्रा का जो मूल्य था वो सुल्तान के विश्वास पर निर्भर था, ना कि उसके धात्विक मूल्य के कारण। मतलब जो कांसे का जो खुद का जो उसका मूल्य है, मतलब जो उसकी धातु उसमें कितनी इस्तेमाल की गई है, मान लीजिए 50 ग्राम की धातु कांसे का इस्तेमाल किया है, तो 50 ग्राम की जो कांसा है उसका उस सिक्के का मूल्य वो 50 ग्राम कांसे के बराबर नहीं होगा, बल्कि उस सिक्के का मूल्य जो है उसके बराबर की चांदी के सिक्के के मूल्य के बराबर होगा। तो इसलिए बोल रहा है कि धात्विक मूल्य के कारण नहीं, बल्कि सुल्तान के विश्वास पर निर्भर था कि इसका क्या मूल्य है। और बाजार में अब हुआ दिक्कत क्या हुई यहाँ पे कि जो इसने सिक्के जो जारी किए उसके बाद बाजार में बहुत सारे जाली सिक्के बनने लगे। जाली सिक्के इसलिए बनने लगे क्योंकि जितने भी इसके अधिकारी जो हथियार यूज़ कर रहे थे या जो औजार यूज़ कर रहे थे, जो इस्तेमाल कर रहे थे औजारों को सिक्के को ढालने के लिए, वो आम आदमी के पास भी बहुत ही आसानी से उनके पास थे। और उन सिक्कों को, क्योंकि कांसा सबके पास बहुत ही आसानी से मिल जाया करता था, एक ऐसी धातु थी, तो बड़े आसानी से वो लोग अपने सिक्कों में, अपने घरों में सिक्के ढाल लिया करते थे। और इस तरह से इन पर जो नियंत्रण है सुल्तान का, सल्तनत का जो नियंत्रण है वो नहीं रखा जा सका। और बर्नी कहता है कि प्रत्येक हिंदू का घर, अब देखिए बर्नी जो टिप्पणी करता है वो हमेशा धर्म के आधार पर बहुत ज़्यादा करता है। यहाँ से हमको पता चलता है
कि वो हिंदू का घर बोल रहा है, हिंदू का घर टकसाल बन गया, जबकि वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम भी थे। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, जो बहुत ज़्यादा लोग रहने वाले हिंदू हैं, तो ये कहता है कि सभी हिंदुओं का घर जो है टकसाल बन गया। और क्योंकि ये इसलिए कह रहा है कि हिंदू समुदाय के थे बहुत सारे, अधिकांश जो सुनार थे, जो सुनार उस समय हुआ करते थे, हिंदू समुदाय के थे, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। एवं वे कांसे के सिक्के बनाना जानते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। तो इस तरह से बर्नी हमको बता रहा है किस तरह से इसकी जो मुद्रा प्रणाली है वो किस तरह से विफल होने का जो श्रेय है वो हिंदू सुनार को दे रहा है। और वहीं पे मोहम्मद हबीब साहब जो एक आधुनिक इतिहासकार हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि टकसाल के पास सिक्कों के लिए एक विशेष प्रकार के कांसे की मिश्रित धातु थी, जिसे कसौटी पर सरलता से पहचाना जा सकता था, लेकिन जो टकसाल की जाली मुद्रा लाने पर उसके नकली होने की पहचान संभव तो थी, लेकिन वो केवल अधिकारी कर सकते थे। तो जो आम जनता है उसको नहीं पता है कि किस तरह से वो जाली मुद्रा को प्रचलित कर रहे हैं। और इस तरह से जो जाली मुद्रा है वो राजकोष का भी हिस्सा बन जाती है, लेकिन राजकोष तक पहुंचने तक क्योंकि जो अधिकारी हैं उसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं, लेकिन जनता ने अब यहाँ से चांदी जमा करना शुरू कर दिया और ख़रीदारी जो है अपनी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो प्रतीक मुद्रा से शुरू कर दी। तो यहाँ से जब प्रतीक मुद्रा से वो शुरू कर देते हैं और चांदी जमा करना शुरू कर देते हैं, तो जितने भी चांदी है वो प्रचलन से बाहर हो जाती है। और इस तरह से ही एक ग्रेसम लॉ करके एक इतिहासकार और अर्थशास्त्री भी हैं, उन्होंने ऐसा बोला है कि बुरी मुद्रा जो है वो हमेशा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो शीघ्र ही जाली प्रतीक मुद्रा की इतनी अधिक भरमार हो गई कि सांकेतिक मुद्रा तेजी से उसका जो मूल्य है अवमूल्यन हुआ और वे पत्थरों और ठीकरों के समान मूल्यहीन हो गई। तो इस तरह से ये बता रहे हैं कि जो हमारी सांकेतिक मुद्रा है उसकी वजह से किस तरह से चांदी की जो मुद्रा थी वो बाजार से बाहर हो जाती है। और अब क्योंकि चांदी की मुद्रा बाजार से बाहर हो गई है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय जितना भी व्यापार हो रहा है वो तो चांदी के ऊपर ही हो रहा है। तो जो विदेशी व्यापारी हैं उन्होंने माल लाना ही बंद कर दिया, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में माल लाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आयात को भारी क्षति पहुंची। और सुल्तान ने क्रोध में आके आदेश दिया कि जो सांकेतिक मुद्रा जारी की है उसको रद्द कर दिया जाए और उसके बदले में चांदी के सिक्के वापस देने का निश्चय किया। यानी कि जितनी भी सांकेतिक मुद्रा इस समय बाजार में चल रही है सुचारू रूप से उसको वापस लिया जाए और उसकी जगह चांदी के सिक्के वापस कर दिए जाएं, लेकिन राजकोष में वही सिक्के लिए गए जो असली थे। तो यहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि राजकोष में सिक्के वही लिए गए जो असली थे, यानी कि जितनी जाली जो मुद्रा थी वो राजकोष में नहीं ली गई और उसका ढेर लग जाता है बाहर। तो इस तरह से हमें बर्नी बताता है कि किस तरह से जो किला है उसके बाहर एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है जाली मुद्राओं का। तो यदि ये प्रयोग सफल हुआ होता तो भारत के व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई होती, क्योंकि हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में किस तरह से चांदी की बहुत ज़्यादा कमी है। और चांदी की कमी की वजह से अगर इसका ये जो सांकेतिक मुद्रा वाला जो इसका जो प्रयोग था, जो एक्सपेरिमेंट इसने किया है, तो अगर ये सफल हुआ होता तो भारत के व्यापार एवं वाणिज्य में काफ़ी वृद्धि हुई होती। और सांकेतिक मुद्रा की जो विफलता है इसने निश्चय ही राजकोष पर प्रतिकूल प्रभाव डाला होगा, किंतु जो सुल्तान है इसने इसे त्यागने का निर्णय बहुत ही शीघ्र लिया। अब जैसे इसने जो सांकेतिक मुद्रा है वो जो शुरू की और इसको बहुत ही शीघ्रता से त्याग दिया और बहुत ही जल्दी इसने ये निर्णय लिया कि इसको सांकेतिक मुद्रा को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि अगले ही वर्ष जब इब्न बतूता आता है और इब्न बतूता जब दिल्ली सल्तनत में यात्रा करता है, अपना मोरक्को का जो यात्री है वही सांकेतिक मुद्रा का कोई जिक्र नहीं करता। इससे ये प्रतीत होता है कि सांकेतिक मुद्रा जो है वो इब्न बतूता के आने से पहले ही समाप्त हो चुकी थी, प्रचलन में नहीं थी। और इससे हमें ये पता चलता है कि सुल्तान ने बहुत ही शीघ्रता से इसको अपने जो निर्णय है उसको वापस लिया, परंतु बहुत ज़्यादा हानि हो चुकी थी। अब इसका जो सैन्य अभियान है जो विफल हुआ, पहला सैन्य अभियान विफल तो क्या हुआ, मतलब ये शुरू ही नहीं हो पाया, तो हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। और ये मध्य एशिया की राजनीति से काफ़ी जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो यूपीएससी वगैरह या स्टेट पीसीएस हैं ये हमेशा हमसे वो प्रश्न ज़्यादा करते हैं जो हमारे भारत के साथ किसी और भू क्षेत्र को जोड़ रहे हों। तो इसमें जो खुरासान है, मैं बताता हूँ, खुरासान जो है वो भारत से अगर आप पश्चिम की तरफ बढ़ें और ईरान की तरफ जाएंगे तो ईरान का जो मैंने इसमें मैप में ब्लैक कलर से जो बना रखी है आउटलाइन और उर्दू में ये लिखा हुआ है खुरासान, ये ईरान का कुछ पूर्वी उत्तर भाग, अफ़गानिस्तान का पश्चिमी भाग और बहुत सारा तुर्कमेनिस्तान और बाकी इलाकों का एक समूह है जिसको हम खुरासान बोलते हैं। तो यहाँ पे मंगोल रहा करते थे पहले। मंगोल जब चंगेज़ खान की मृत्यु हुई तो दो शाखा में बढ़ जाते हैं और चंगेज़ खान की मृत्यु के पश्चात जो उसके वंशज हैं, वंशजों की जो एक चगताई शाखा है उसने तुर्किस्तान
मतलब यहाँ पे ये जो आपको तुर्किस्तान दिख रहा है, यहाँ पे आधिपत्य कर लिया है और हलाकू के नेतृत्व में एक शाखा ईरान में बच जाती है यहाँ पे। तो ये जो शाखा तुर्किस्तान में बसी हुई है, यहाँ का एक मंगोल अधिकारी है तर्माशिरीन। तर्माशिरीन भारत पे आक्रमण करता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, हम आगे चल के बात करेंगे अपने अगले सत्र में। लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये भारत पे आक्रमण करता है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाता और मोहम्मद बिन तुगलक इसको परास्त कर लेता है। लेकिन इसके असफल आक्रमण के बाद जो सुल्तान है, उसको ऐसा लगता है मोहम्मद बिन तुगलक को कि ये विदेशियों को जीत करके साम्राज्य विस्तार कर सकता है, और ये साम्राज्य विस्तार के सपने देखने लगता है। और यहाँ पे इसने एक त्रिमैत्रीय गठबंधन का निर्माण किया, मतलब एक अलायंस बना रहा है। अब ये हम दिल्ली सल्तनत में पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एक गठबंधन बन रहा है, जहाँ पे भारत की भी भागीदारी है और उसके साथ साथ ट्रांस ऑक्सानिया, मतलब जो हमारा ये वाला जो एरिया है तुर्कमेनिस्तान का, वहाँ का तर्माशिरीन जो मंगोल शासक है वो, और मिस्र यानी इजिप्ट का जो शासक है जिसका नाम है अल नासिर शामिल, ये तीनों एक गुट बना लेते हैं। और ये गुट बनाते किस लिए हैं कि इनको इस क्षेत्र पे यानी कि खुरासान पे अधिकार करना है। तो तर्माशिरीन जो है वो अब जैसे कि हमने बताया आपको, अफगानिस्तान जो है उसमें एक गजनी नाम का एक प्रांत है, उस गजनी के प्रांत को तुगलक के लिए खोल देता है एकदम पूरी तरह से संचार के लिए, और वहाँ से अपने दूतों को भी भेजता है। लेकिन दुर्भाग्यवश होता ये है कि जो तर्माशिरीन है उसको उसके चचेरे भाई जो हैं वो शासक के पद से हटा देते हैं। वहाँ पे एक मध्य भारत में जो राजनीतिक गड़बड़ है वो ऐसी पैदा होती है कि वहाँ से उसके जो चचेरे भाई हैं उसको शासक के पद से हटा देते हैं और शीघ्र ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह से तर्माशिरीन जो है, जो त्रिमैत्रीय है इसका संगठन बना था, उसमें से तर्माशिरीन की तो मृत्यु हो गई। लेकिन मिस्र और फारस के बीच भी मैत्री हो जाती है, जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पे फारस है, ये फारस है और यहाँ पे कहीं मिस्र है यानी कि इजिप्ट है, तो इन दोनों के बीच भी मैत्री हो जाती है। तो इस तरह से जो खुरासान का जो अभियान है वो शुरू ही नहीं हो पाता, और उससे पहले ये जो त्रिमैत्रीय गठबंधन है वो ख़त्म हो जाता है, तो खुरासान का अभियान शुरू नहीं हो पाता। और बर्नी इसी के लिए बोलता है कि साल भर खुरासानी सेना जो है, जो इसने एक सेना बनाई थी उसके लिए 3,75,000 की एक सेना को नियुक्त किया था, 3,75,000 की एक सेना बनाई थी खुरासान अभियान के लिए। तो ये सेना को साल भर वेतन दिया जाता है, लेकिन इसका किसी युद्ध या किसी विजय के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, और अगले वर्ष वेतन देने के लिए पैसे भी नहीं बचते इनके राजकोष में। तो इस तरह से इसका जो सैन्य अभियान है वो किसी तरह से विफल भी है और शुरू ही नहीं हुआ, आरंभ भी नहीं हुआ। सेना है उसको फालतू में ये वेतन भी दे रहा है, तो इस तरह से इसकी जो योजनाएं हैं, तीसरी योजना भी विफल हो जाती है। और हम देखते हैं इसका जो चौथा अभियान है कराचिल का अभियान, ये भी दूसरा सैन्य अभियान है जिसकी 5 योजनाओं में से दूसरा जो अभियान है सैन्य अभियान कराचिल। यदि हम देखें तो हिमाचल प्रदेश का जो इलाका है ये वाला, यहाँ पे कांगड़ा का जो ज़िला है उसको कराचिल बोला गया है। कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के कांगड़े ज़िले में हिमालय के स्वतंत्र राज्य में चीनी अतिक्रमण ने मोहम्मद बिन तुगलक को चिंतित किया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये इसका कारण रहा होगा कि इसने कराचिल पे अभियान किया। तो हो सकता है कि यहाँ से जो चीन है वो यहाँ पे आक्रमण कर रहा है और अतिक्रमण कर रहा है, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया। लेकिन इसका जो दूसरा जो प्रमुख कारण है वो कारण ये है कि जो ये कुमाऊं का जो क्षेत्र है वो दिल्ली में जितने भी विद्रोह हो रहे हैं, हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा आंतरिक विद्रोह हुए हैं और बहुत ज़्यादा विद्रोह होते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे आगे चल के। तो जितने भी विद्रोह हो रहे हैं दिल्ली में, उनके विरुद्ध, दिल्ली के विरुद्ध जितने भी विद्रोही हैं उनको शरण देने का एक अड्डा बन गया था, एक केंद्र बन गया था यहाँ पे। तो जैसा आप देखें यहाँ पे ये दिल्ली है, तो दिल्ली से ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन पहाड़ियों में जाके वहाँ के जो हिंदू राजपूत थे वहाँ पे जाके शरण लेते थे जितने विद्रोही हैं, और इसका केंद्र बन गया था, इसलिए उसने वहाँ पे अपना अभियान किया होगा। और यहाँ पे एक जगह है कांगड़ा से, जब आप दिल्ली जब आगे थोड़ा सा बढ़ें कांगड़ा की तरफ, तो जिद्दा नाम की एक जगह है, वहाँ पे अधिकार कर लेता है मोहम्मद बिन तुगलक और अपने सेनापति को ऐसा एक आदेश देता है कि अब आगे ना बढ़ा जाए, बढ़ने से इसको मना कर देता है। और इस क्षेत्र को साम्राज्य में मिलाने के निश्चय के प्रतीक सुल्तान जो है वो एक काजी और खतीब वहाँ पे नियुक्त कर देता है और अपने सेनापति को बोलता है कि आगे ना बढ़ा जाए। और लेकिन जो सेनापति है वो इसके आदेशों की अवहेलना करता है। अब अवहेलना करता है, और सेनापति का नाम है मलिक खुसरो, उसने आदेशों की अवहेलना की और पूरी सेना को तिब्बत की ओर ले जाता है। मतलब जैसे आप देखें यहाँ कराचिल है और थोड़ा सा आप उत्तरी तरफ जाएंगे तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो तिब्बत आ जाएगा। तो ये पूरी सेना को तिब्बत की तरफ ले जाता है। और तिब्बत का इलाका जैसे हमें पता है बहुत ही बर्फीला है, बर्फीली ठंड और वर्षा
के साथ साथ जो है वो प्लेग एक बीमारी फैल जाती है, जिससे इसकी पूरी सेना जो है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। और ऊपरी क्षेत्रों के जो पहाड़ी निवासी हैं उन्होंने घाटी में भी पीछे लौटती सेना पर पत्थर बरसाए। और बर्नी कहता है कि उसके अनुसार, मतलब बर्नी ऐसा बताता है कि उसके अनुसार जो है 10 सैनिक वापस लौटे होंगे, लेकिन इब्न बतूता कहता है कि 3 ही सैनिक अपने दुर्भाग्य से वापस जिंदा लौटे। तो इस तरह से इसका जो पूरा कराचिल का अभियान है, इसकी सेना को मुंह की खानी पड़ती है। हालांकि कुछ हद तक ये अपनी साम्राज्य को विस्तार कर लेता है और इससे इसको काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है सांस्कृतिक रूप से, क्योंकि जो कांगड़ा का जो इलाका है यहाँ पे इसको बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं जो ये वापस लेके आता है। और आगे चल के हम देखेंगे किस तरह से फिरोज शाह तुगलक के समय में भी ऐसा ही एक अभियान होगा। अब इसकी जो सबसे आखिरी जो एक योजना है दोआब में कर वृद्धि। अब ये दोआब का जो क्षेत्र है वो, यदि आप ये मानचित्र देखें भारत का, तो उत्तर प्रदेश का जो ये वाला इलाका है, बुलंदशहर, अलीगढ़ और जितना भी बरेली, जो तराई का इलाका है, इसको दोआब बोला गया। दोआब इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ पे गंगा यमुना इन सब का मिलन होता है, तो ये जो क्षेत्र है, भूमि है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। तो इसके ऊपर ये कर की वृद्धि करता है। और कर की वृद्धि जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यों करनी पड़ी, क्योंकि इसका जितना भी राजकोष था वो रिक्त हो गया। इसकी बाकी की योजनाएं, खुरासान और कराचिल के अभियान, जो सेना को इसको वेतन देना पड़ा फालतू में, 1 साल कुछ किया नहीं। और इसके अलावा जो इसकी दौलताबाद को जो इसने राजधानी परिवर्तित किया, बहुत ज़्यादा धन संपदा लगी होगी उस बस्ती को बसाने में। तो इसने जो आर्थिक स्थिति है अपने, जितना भी इसका साम्राज्य, इसकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए और साथ ही अधिक उपजाऊ प्रदेश में कर वृद्धि की। अधिक उपजाऊ प्रदेश मतलब ये वाला जो प्रदेश है ये काफ़ी उपजाऊ माना गया है खेती की दृष्टि से, तो यहाँ पे इसने कर वृद्धि की। और जैसे पुरानी जो करें थी, चराई और घरी कर, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में थी, वो इसने फिर से लागू कर दी। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हमने देखा था कि किस तरह से चरी और घरई लगाया है, तो इस तरह से इसने ये फिर से करें लागू कर दी। और हुआ दिक्कत क्या कि दुर्भाग्य से जब इसने कर की वृद्धि करी, हालांकि कर वृद्धि बहुत ज़्यादा नहीं करी है इसने, 1/5 के हिसाब से इसने कुछ कर वृद्धि करी है, 1/10 से 1/5 के बीच में। लेकिन दुर्भाग्य से जो कर वृद्धि इसने की, उसी वर्ष अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई और अधिकारियों ने लेकिन सख्ती से कर वसूलने का प्रयास किया, क्योंकि इसने अधिकारियों को बहुत ज़्यादा टाइट किया हुआ था। हम आगे चल के देखेंगे किस तरह से अधिकारियों के साथ पेश आ रहा है। तो अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा सख्ती से इस कर को वसूलने का प्रयास किया और दुर्भाग्य से उसी वर्ष अकाल भी पड़ गया। लेकिन अब हुआ क्या, अब क्योंकि इसने कर की वृद्धि जो की है, तो जब कर की वृद्धि की गई तो उन्होंने, जो किसान थे, उन्होंने कर देने के स्थान पर खेती करना बंद कर दिया और लगान अधिकारियों को मार भगाया। तो यहाँ से देख रहे हैं किस तरह से किसानों ने विद्रोह कर दिया। और बर्नी, जो जिसको हमने बताया ज़ियाउद्दीन बर्नी, जो एक समकालीन इतिहासकार है और इसके दरबार में 17 साल रहा भी है, उसने अपनी पुस्तक में भी लिखा है इसके बारे में, काफ़ी विस्तार से इसके बारे में वर्णन किया है। और इसका घर जो है वो बरन में था। बरन यानी कि आधुनिक बुलंदशहर है, तो इसीलिए इसका नाम बर्नी भी है। और इसकी उपाधि है नदीम। जब हम इसके ऊपर बात करेंगे तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गहराई से बात की जाएगी, क्योंकि ये बर्नी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो ये बर्नी जो है, इसका घर है बरन में, और ये भी काफ़ी प्रभावित होता है। और ये बताता है कि हिंदुओं ने अपने अनाज भंडारों में आग लगा दी एवं वे अपने अपने घरों से मवेशियों को भगा दिया करते थे, और इस प्रकार सभी क्षेत्र तबाह हो गए और कृषि जो है, कृषि कार्य पूरी तरह त्याग दिया गया। तो ये बता रहा है कि हिंदुओं का ये हर चीज़ में अपने इस तरह से बताता है कि क्योंकि अधिकतर जो जनता है वो हिंदू है, तो इसलिए ये अपने उसमें बताता है कि हिंदुओं ने ऐसा किया, हिंदुओं ने ऐसा किया। हालांकि जितने भी मुस्लिम जो भी कृषि करने वाले थे उनका भी आचरण कुछ ऐसा ही था। तो इस तरह से अनाज की जो कीमतें हैं वो बढ़ गईं, और विद्रोह को दबाने के लिए जो सुल्तान है उसने आम कदम उठाए, जो कि अधिकारियों को उसने बोला कि देहाती इलाकों को लूट लिया जाए, और उसके इसने आदेश दे दिए। लेकिन सुल्तान को अपनी गलती बहुत ही जल्द पता चल गई और उसने अकाल और राहत कार्य का जिम्मा लिया और दिल्ली में राहत शिविर खोले, क्योंकि उसको पता है कि अगर खेती खत्म हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। तो दिल्ली में उसने राहत शिविर खोले और कुएं खोदने और बीज और हल खरीदने के लिए उसने एक सोनधार दिए गए। सोनधार मतलब एक कृषि का ऋण है, एक तरह का लोन है, एग्रीकल्चरल लोन, ये इसने दिया। तो हमसे ये यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि सोनधार, एक तो आपसे पूछ सकते हैं सोनधार क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कृषि के लिए दिया जाने वाला अग्रिम ऋण है। और दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि सोनधार जो ऋण है वो किसने शुरू किया, तो ये आपको याद रखना है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये ऋण शुरू हुआ है।
और इन पर ब्याज नहीं लिया जाता था। मतलब ये आपको ऋण दे दिया गया है और इस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। लेकिन काफ़ी देर से राहत कार्य शुरू होने से ज़्यादा इसका लाभ नहीं होता है। तो ये राहत कार्य, क्योंकि ये जो जितना भी आपका अकाल पड़ा है ये कुल 7 वर्ष का है और राहत कार्य काफ़ी देर से शुरू होते हैं, तो इसलिए जो कृषि है वो काफ़ी इसका नुकसान हो ही चुका है कृषि का। और जितने भी क्षेत्र के किसान हैं वो उन्होंने डर कर कि ऐसे ही आदेश उन पर भी लागू ना कर दिए जाएं जो बाकी के जो क्षेत्र के किसान हैं दोआब के अलावा, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया और वो जंगल में सरक गए। तो वो जंगल में चले जाते हैं और विद्रोह कर देते हैं। तो इस तरह से कृषि जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। इसने एक दीवान की स्थापना की है, एक विभाग है कोही विभाग, और इस पूरे विभाग का नाम है दीवाने कोही। और इसका जो अमीर है उसको बोलते हैं अमीर, दीवाने अमीर कोही। तो ये जो विभाग है ये कृषि से संबंधित है और इसका उद्देश्य था कि कृषि की जो भूमि है, जो खालसा भूमि है जिसके अंतर्गत कृषि हो रही है, उसका विस्तार किया जाए। लेकिन इसकी ये अंतिम योजना भी असफल हो जाती है। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जितनी भी बंजर और ऊसर भूमि है उसको किसी तरह कृषि के उपयोग में लाया जाए। और इसका कारण जो है वो बर्नी इस तरह से बताता है। बर्नी बोलता है कि जो योजना है वो इसलिए असफल हो गई क्योंकि जितने भी अधिकारी थे वो अयोग्य थे और उनको जो परिस्थितियां हैं, स्थानीय परिस्थितियां हैं, उनका कोई ज्ञान नहीं था। और उन्होंने योजना के तहत जो धनराशि थी, जो धनराशि मुहैया कराई गई थी, उसका भी दुरुपयोग किया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे सल्तनत में अब भ्रष्टाचार की भी जड़ें मजबूत हो रही हैं। तो अधिकारियों को जो धन दिया गया है उसका दुरुपयोग हो रहा है। अधिकारी जो हैं वो अयोग्य हैं, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी जो योजना है वो सही से लागू नहीं हो पाई। और प्रमुख कारण इसका ये था कि इस योजना के तहत कम समय में लाभ की आशा की गई और ऐसा लगा कि कम समय में ये योजना जो है 3 वर्ष की अवधि जो थी उसमें इस योजना को पूरी तरह से संचालित करना था, जो कि काफ़ी कम थी। लेकिन पूरी तरह से इस योजना को निष्फल भी नहीं किया जा सकता, निष्फल नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो कृषि का जो ऋण है, जो ये पद्धति इसने चालू करी है कृषि ऋण देने की, इसकी सहायता से कृषि का विस्तार का जो विचार है ये परवर्ती शासकों ने भी अपनाया है और आगे चल के मुगलों ने भी इसको अपनाया है। हम देखेंगे किस तरह से कृषि को विस्तृत करने के लिए आगे चल के परवर्ती शासक, जैसे सुंधार लोन जो इसने दिया है वो आगे चल के फिरोज शाह तुगलक किस तरह से माफ़ कर देगा, और आगे चल के मुगलों की जब हम बात करेंगे तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये हमारा आज का सत्र था। यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हम अपने अगले सत्र में मोहम्मद बिन तुगलक की ही चर्चा जारी रखेंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मंगोलों का आक्रमण हुआ और इसने उत्तर भारत की कैसे विजय करी। और इसके अलावा जिसके समय में, जैसे मैंने बताया आपको कि सल्तनत में सबसे ज़्यादा विद्रोह इसके ही शासनकाल में हुए हैं, तो हम उनमें से सभी विद्रोह तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए हैवी हो जाएगा। तो हम उसमें से कुछ ऐसे विद्रोहों को पढ़ेंगे जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तब तक के लिए धन्यवाद।